Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री जो अपना एक रेगुलर सेशन है, इसके एपिसोड नंबर 8 में हम आज हैं। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन हमेशा डेली डोज में लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह क्रिएट होते हैं, वो डेफिनेटली अभी स्टार्ट करेंगे। बट उससे भी पहले आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी खबर आई है। एक एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि जो आपका नीट वाला एग्जाम है, ये 1 अगस्त को होने वाला है। और आप देखो कि एग्जाम की अगर डेट अपने पास आ गई, तो इसका मीनिंग है कि डेट है तो अपने पास एक जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है, उसके यूज करते हुए अपने को एग्जाम तक एक प्रॉपर वे में तैयारी इस तरह से करना है कि एक रैंक को हम इजीली होल्ड कर पाए। तो उसके लिए जिन चीज़ों की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो अपने को सारे सिलेबस को पढ़ना ही चाहिए, जो एक प्राइम जरूरत है। दूसरी बात की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपका टेम्परामेंट हुआ, आपकी स्किल्स हुई, आपका पेशेंस हुआ, आपकी स्ट्रेंथ हुई, मेंटल एबिलिटी, इन सबको एक साथ चेक किया जाता है। तो उन सबको एक प्रॉपर लेवल पे लाने के लिए एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी रिवीजन का नीड होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री जो अपना 8th एपिसोड है आज, इसके लिए जो अपना एक टॉपिक रहेगा, एल्काइल हैलाइड्स में, एल्कोहल में, एसिड डेरिवेटिव्स में, ईथर में, इपॉक्सी कंपाउंड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसके सारे पार्ट्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड्स। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले हम इसको एलिफेटिक हैलाइड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्टली बोला जाता है एस एन रिएक्शन। तो एस एन रिएक्शन क्या है, इनमें कितने टाइप्स होते हैं, इनमें क्या क्या वेराइटी होती है, सबका मैकेनिज्म क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां से किस तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे हैलाइड्स में सॉल्व करना है, तो कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड अगर होते हैं, तो वहां पे नॉर्मली हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एडिशन होता है। और पाई बॉन्ड वालों में एडिशन है, तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है वहां पे होता है सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी अगर हैलाइड्स की मैं बात करूं, तो हेलोजन का नेगेटिविटी कार्बन से बेटर है। दैट मीन्स की एक डाइपोलर कंडीशन हमेशा हैलाइड में मिलेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक करके बेसिकली ये एक्स माइनस या हेलोजन को रिप्लेस करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे को रिप्लेस कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो रिजल्ट बनेगा आर एन यू एंड एक्स माइनस। तो जब ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन कैरी होता है, तो हम बोलते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एस एन है। तो सबसे पहले तो इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो प्राइम जरूरतें हैं, जो हर एस एन रिएक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये, इसको अगर मैं नेम दूं तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो कंपाउंड पे अटैक करेगा। और ये रिप्लेस कर रहा है एक्स माइनस को। तो ये जो रिप्लेस होने वाला ग्रुप है, इसको एक नेम दिया जा सकता है लीविंग ग्रुप। तो पहली कंडीशन तो है कि किसी भी एस एन रिएक्शन में दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, एक जो अटैक करे और दूसरा जो लीव करे या जो रिप्लेस हो। तो जनरल कंडीशन ये बोलता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, उतनी ही जल्दी अटैक करेगा, उतना रेट ज्यादा मिलेगा। और जो ये लीविंग ग्रुप है, ये होना चाहिए एक वीक बेस। तो जितना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है, उतना जल्दी अटैक करेगा। और लीविंग ग्रुप जितना ज्यादा वीक बेस है, ये उतना जल्दी लीव करना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे किसी भी एसएन रिएक्शन के रेट को मैक्सिमाइज कर रहा हूं, तो हर एसएन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप शुड बी वीक बेस, जिसकी लीविंग एबिलिटी ज्यादा हो। अब देखो कि इसी इंफॉर्मेशन से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सिंपल मैंने आरओएच लिया और इस पे अटैक करा दिया एक्स माइनस का। एक्स माइनस कोई भी हेलाइड हो सकता है, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस या आई माइनस। और मेरा पर्पज है कि इस एक्स माइनस से मैं रिप्लेस कर दूं ओ एच माइनस को। तो ये जो एक्स माइनस है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और जिसको रिप्लेस होना है ओ एच माइनस, ये एक लीविंग ग्रुप हो गया, जिसको एक वीक बेस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक्स माइनस का कॉन्जुगेट एसिड आप क्या बनाओगे, एच एक्स बनाओगे। हेलोजन एसिड है, तो हेलोजन एसिड तो हमेशा एक स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए भी है क्योंकि हेलोजन एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियर अबाउट कितना होता है, 100%। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की सीरीज में आते हैं, तो ये वीकेस्ट बेस हो जाना चाहिए। अब अगर मैं ओवेच की माइनस की बात करूं, तो इसका मैंने कॉन्जुगेट एसिड बना लिया वाटर।
तो वाटर को तो हम जानते हैं कि एक वीकेस्ट एसिड और वीकेस्ट बेस है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो ये वीक एसिड है, तो OH माइनस किस तरह का बेस हो गया, स्ट्रॉन्गर। तो इस सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है कि जिसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था वो क्या है, ये वीक है। और जिसको वीक होना चाहिए था वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर तो वीक को रिप्लेस कर लेता है, लेकिन यहाँ तो वीक को किसको रिप्लेस करने की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर की। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक वीक अटैकिंग स्ट्रॉन्गर बेस को रिप्लेस कर दे। तो इसके लिए करेक्ट रिजल्ट अगर मुझे देखना हो तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन तो हो गई नहीं। और ऐसे ही रिएक्शन भी इवन आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। अब देखो कि अगर इससे उल्टा मैंने लिया एक हैलाइड और OH माइनस को लिया, तो OH माइनस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और हैलाइड आयन में एक वीक बेसिक नेचर है जो अभी अभी हमने लिखा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर वाला पार्ट वीक को रिप्लेस कर लेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ROH का, और साथ में कौन लीव कर जाएगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अटैकिंग शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड लीविंग ग्रुप शुड बी वीक। तो ये बात जनरलाइज कंडीशन की हो गई। अब हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लीविंग ग्रुप के बिहाफ पे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बिहाफ पे, या एल्काइल ग्रुप की नेचर के बिहाफ पे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई सारे वैरायटी होते हैं। तो अपना अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। दैट मीन्स कि अगर मैं सिंपल हैलाइड की भी बात करूं तो ये कितने तरीके का एसएन रिएक्शन मुझे परफॉर्म करेगा। सबसे पहली वैरायटी हो जाती है SN1 रिएक्शन, दैट विल बी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वैरायटी हो जाता है SN2 रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा वैरायटी हो जाता है SNI, इट विल बी इंट्रा मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। चौथा एक मिसलिनियस वैरायटी है, नीट में तो ये काफी कम काम आता है लेकिन सिलेबस में है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SNNGP रिएक्शन, फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक वैरायटी है जो हैलाइड्स में मिलेगा। अब देखो कि अगर मैं एराइल हैलाइड्स की बात करूं, दैट मीन्स कि एलिफेटिक हैलाइड से मैं एरोमेटिक हैलाइड में अगर एंटर कर जाऊं, और एरोमेटिक का मतलब है कि बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली कोई भी हेलोजन आप लेके आओगे X। तो जब एराइल हैलाइड में या एरोमेटिक हैलाइड में आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसको बोला जाता है SNAR रिएक्शन। AR का मीनिंग हो गया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके भी दो सेट मैकेनिज्म होते हैं। पहले SNAR को आप बोलते हो SNAE रिएक्शन। SN का मीनिंग हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा एडिशन से और खत्म किससे होगा, एलिमिनेशन से। दूसरा यहाँ पे पार्ट हो जाता है SNEA रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद सेट बाय एलिमिनेशन एंड कंप्लीटेड विद एडिशन। तो SNAR के भी अपने आप में कितने मेथड हो गए, दो हो गए, अलग अलग हैं। दैट मीन्स की ओवरऑल अगर मैं SN रिएक्शन की बात करूं तो सिर्फ हैलाइड हैलाइड में इसमें कितने तरीके के SN रिएक्शन होने की हम बात करते हैं, 7 की। तो ये सारे SN1 से लेके लास्ट तक हम सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन्हीं एपिसोड्स में। तो आज का जो अपना एक पॉइंट है वो है SN1 रिएक्शन, जिसको क्या नेम दिया जाता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कि करेक्टरिस्टिकली हैलाइड में अगर मैं एलिफेटिक हैलाइड की बात करूं तो करेक्टरिस्टिकली ज्यादातर हमें वहां देखने को मिलता है जहां हैलाइड का नेचर कितना डिग्री हो, 3 डिग्री। और 3 डिग्री हैलाइड का स्ट्रक्चर ये है जहां पे इस कार्बन से जिससे हेलोजन कनेक्टेड है, कितने एल्काइल ग्रुप कम से कम कनेक्ट होना चाहिए, 3। तो मेनली ये हैलाइड में करेक्टरिस्टिकली कौन से हैलाइड में अपने को देखने को मिलेगा, टर्सरी और 3 डिग्री हैलाइड्स में। तो अब देखो कि SN1 रिएक्शन किस तरीके से स्टार्ट होता है। 3 डिग्री हैलाइड है ये अपने को मालूम है। तो एक 3 डिग्री हैलाइड मैंने ले लिया जिसमें एक ग्रुप है R1, एक ग्रुप है R2 और एक ग्रुप कौन सा है, R3। कार्बन हेलोजन में नेगेटिविटी डिफरेंस होता है, नेगेटिविटी हेलोजन का ज्यादा है, इस वजह से इस पे पार्सली नेगेटिव, और कार्बन का नेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे पार्सली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कि एक तो नेगेटिविटी डिफरेंस है ही, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बन आपने लिया हुआ है हैलाइड का 3 डिग्री, इसमें हाइब्रिड स्टेट आप कितना मेंशन करोगे, इसका हाइब्रिड स्टेट कितना है, sp3। sp3 है तो बॉन्ड एंगल आप कह सकते हो कि नियरली 109 डिग्री होगा। एग्जैक्टली लिखा जाए तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। तो ये जो दोनों R1, R2 और R3 हैं, ये जो तीनों ग्रुप हैं, ये बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से 109 डिग्री के डिस्टेंस पे हैं। और अगर ये इतने पास पास में है तो R1, R2 और R3 इनके बीच में एक स्टेरिक रिपल्शन बन जाएगा, और उस स्टेरिक रिपल्शन को हम देते हैं वॉन्डरवाल रिपल्शन फोर्स। तो इसका मतलब है कि R1, R2, R3 तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और रिपेल कर रहे होंगे
दैट मीन्स कि आपके 3 डिग्री हैलाइड में कहीं ना कहीं कोई टेंशन है, और किसी भी टेंशन को अपन बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को इजीली लिख लेते हैं रिपल्शन फोर्स, या फिर इस कार्बन को रिपल्शन की वजह से क्या है, टेंशन है। तो ये कार्बन एक टेंशन फील कर रहा है, टेंशन फील कर रहा है, तो अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करेगा, कोई केमिकल चेंज करेगा। तो एक तो ये कार्बन पहले से ही टेंशन में है स्टेरिक फैक्टर की वजह से, और दूसरा अगर हेलोजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्योंकि हेलोजन माइनस आई है, कार्बन प्लस आई है, तो ये जो कार्बन है इसका नेचर 3 डिग्री है, और ये भी अपने को मालूम है कि 3 डिग्री की प्लस आई जो पावर है ये मैक्सिमम भी होती है। तो इस कार्बन पे पहले ही टेंशन है, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ डेंसिटी विड्रॉ करेगा एक्स माइनस, तो प्लस आई पावर है, इसका मतलब बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्रोवाइड भी कर सकता है आगे। तो इस वजह से ही अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर हेलोजन को प्रोवाइड करता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होके पहले स्टेप में यहाँ कौन लीव आउट कर जाता है, एक्स माइनस। एक्स माइनस अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जा रहा है, तो कार्बन पे एज ए इंटरमीडिएट कौन सा चार्ज क्रिएट करके जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इंटरमीडिएट मानूं तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, और या फिर इसका नेम होता है कार्बेनियम आयन। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एक रीजन है कि कार्बन स्टेरिक फैक्टर की वजह से टेंशन में था, दूसरा इस कार्बन की प्लस आई पावर ज्यादा है थी, ये बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक हुआ। इसके लिए हमें किसी रिएजेंट को यहाँ पहले स्टेप में लाने की जरूरत नहीं थी। इंटरमीडिएट कौन सा क्रिएट हुआ, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आते ही इसका हाइब्रिड स्टेट कितना हो गया, sp2 हो गया। sp2 है तो शेप अब ये प्लेनर ट्राइगोनल हो जाना चाहिए। अब देखो कि sp2 हुआ, शेप प्लेनर ट्राइगोनल हो गया, बॉन्ड एंगल sp2 ट्राइंगल में कितना होता है, 120। तो ये जो तीनों R1 R2 R3 हैं, ये पहले इसलिए रिपल्शन फील कर रहे थे क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 109। लेकिन अब ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया 120, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस पे हो सकते हैं। तो जो इन तीनों के बीच का रिपल्शन था क्या वो मिनिमाइज हो गया, और मिनिमाइज हो गया तो क्या इस कार्बन का क्या टेंशन भी रिलीज हो गया जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि स्टेप 1 में हमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होता, ये सिंपल है, बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या मिलेगा, केटायन। ये है अपना स्टेप नंबर 1। अब आते हैं अपन सेकेंड स्टेप पे। दिस कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिड, और sp2 है तो ये ट्रायंगल प्लेनर शेप शो कर ही रहा है, और बॉन्ड एंगल है 120, तीनों जगह 120 एक जैसा एंगल होगा। अब आते हैं कि अपने पास एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। इस न्यूक्लियोफाइल के लिए तीनों जगह बराबर ही स्पेस है 120 डिग्री, तो ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हर डायरेक्शन से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अभी मैंने ऐसा माना कि अगर ये इस साइड से अटैक कर दे, या फिर हो सकता है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी अटैक कर पाए। अपोजिट का मतलब है कि इसको अगर इसने इस मैनर में अटैक कर दिया तो इसको मैंने बोल दिया पाथ 1, और अगर ये सेकंड कुछ इस तरीके से अटैक कर रहा है तो इट विल बी पाथ 2, और साथ में एक लीविंग ग्रुप भी है एक्स माइनस जो जा चुका है। तो पाथ 1 से अगर ये अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं ऑन पेपर लिखूं, और अगर ये अटैक करेगा पाथ 2 से, तो ये दोनों जो है क्या ये 180 अपोजिट नजर आते हैं कि एक दूसरे के, और 180 अपोजिट नजर आते हैं तो ये मिरर इमेज भी जैसे भी नजर आ रहे हैं। और मिरर इमेज में ऑप्टिकल एक्टिविटी के कनेक्शन में अगर मैं एक को डी बोलूंगा तो दूसरा एल हो जाएगा, तो ये मिरर इमेज के रिलेशन में है। ये कायरल कार्बन हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तो इसका मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हम एनिन शॉमर की बात करेंगे आगे, या रेसिमिक मिक्सचर की। तो ये तो हुए फंडामेंटल रिएक्शन, कितने स्टेप में कैरी हो रहा है, 2 में। अब देखो आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ये सारे पॉइंट बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होते हैं SN1 के। सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन 2 स्टेप का प्रोसीजर है, और 2 स्टेप का है तो यहाँ पे रेट, क्योंकि रेट तो उसी से निकाला जाता है जो RDS हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नॉर्मली किस तरह के स्टेप को आप बोलते हो, स्लोएस्ट। तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है सॉल्व, अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा स्लो है। तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में एक पॉजिटिव चार्ज और किसके बीच में रिएक्शन आप करा रहे हो, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस और माइनस चार्ज के बीच में रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे आयोनिक स्टेप हो गया, इनके बीच में तो एक अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होते हैं आयोनिक स्टेप होते हैं, इस वजह से रिलेटिवली क्या होते हैं, फास्ट। तो सेकेंड स्टेप तो आपका RDS नहीं हो सकता, स्लो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आयोनिक स्टेप है। फर्स्ट वाले स्टेप में मैं कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये स्टेप आयोनिक से अलग कोवलेंट स्टेप हो गया। और जहां पे कोवलेंट ब्रेक होता है वहीं को नॉर्मली आप कौन सा स्टेप बोलते हो, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप का मतलब इसी को मैं क्या बोलूंगा, RDS। तो जब भी RDS की बात चलेगी तो हम सीधा कौन से स्टेप की बात करेंगे, स्टेप नंबर 1 की।
अब देखो कि स्टेप नंबर 1 आरडीएस हो गया, इसका मतलब रेट का मैं काइनेटिक इक्वेशन बनाऊं। तो स्टेप नंबर 1 में एक रिएक्टेंट तो आपका हैलाइड है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में आता ही नहीं है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर हमें कितना रख लेना चाहिए, 0। तो रेट का काइनेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें हैलाइड की पावर 1, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। और इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1, जिसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे, रेट को अफेक्ट करने वाले और फैक्टर्स। अब अगर मैं आरडीएस की बात करूं, तो आरडीएस में पहले स्टेप में हैलाइड को ब्रेक डाउन करके आप इंटरमीडिएट बनाते हो कैटायन। तो ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा क्या उतनी इजीली रिएक्शन आएगा आगे। तो रेट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन का रिलेटिव स्टेबिलिटी हम सब जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से या प्लस आई पावर से होता है 3210। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रेट का कोई रिलेशन बनाया जाए, तो 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और 0 डिग्री का रिएक्टिविटी हो जाना चाहिए मिनिमम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री और सबसे कम रिएक्टिविटी SN1 में किसका होगा, 0 डिग्री का, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे कैटायन बनेगा। और कैटायन बनेगा तो आप ये बोलोगे कि रीअरेंजमेंट के भी ये पूरे पूरे चांस होते हैं। तो रीअरेंज होगा तो मेजर माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन आपका रिजियो सेलेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद मेजर माइनर में से एक सेलेक्ट करना अगर आपको पड़ता है, तो रिएक्शन का नेचर क्या हो गया, रिजियो सेलेक्टिव। अब देखो कि आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 पे, रेट और किस फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए। तो रेट में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वाली बात तो पहले स्टेप में आ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो RX को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो X की भी 4 फॉर्म होते हैं आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये लीविंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहे हैं। और लीविंग एबिलिटी दैट मीन्स लीव करने का टेंडेंसी, जितना वीकर बेस होगा उतना इजीली लीव करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी, और लीविंग एबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो कि इन चारों हैलाइड आयन में अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या, यही निकल के आएगा। F माइनस को आप रिलेटिवली बोलोगे स्ट्रॉन्गर बेस, और I माइनस को हम किस तरह का बेस बोलते हैं, वीक बेस। तो वीक बेस है तो सबसे ज्यादा लीविंग एबिलिटी किसका होता है, I का, और सबसे कम लीविंग एबिलिटी, पुअर लीविंग एबिलिटी किसका होता है, फ्लोरीन का। तो SN1 में अगर मैं देखूं तो आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होंगे, RF या एल्काइल फ्लोराइड। तो पहला फैक्टर है कार्बोकेटाइन, दूसरा फैक्टर है लीविंग एबिलिटी। अब अगर मैं आता हूं तीसरे फैक्टर पे जो रेट को अफेक्ट करते हैं, और ये है एक इंपॉर्टेंट वन, रेट ऑफ या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर मैं देखूं तो रिएक्शन में आरडीएस, मुझे वही फैक्टर देखने जो अपने पहले स्टेप को या आरडीएस को अफेक्ट करते हो। तो आपने हैलाइड को आयोनाइज कर लिया R प्लस और X माइनस में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयोनिक रिएक्शन है। और आयोनिक रिएक्शन है तो कौन सा सॉल्वेंट आप प्रीफर करोगे, जो पोलर हो। अब पोलर में अपने पास दो चॉइस होती है, या तो मैं पोलर प्रोटिक की तरफ जाऊंगा जैसे वाटर होता है, या फिर मैं जाऊंगा पोलर ए प्रोटिक की तरफ। लेकिन ये श्योर है कि आयोनिक रिएक्शन है तो आपको किसको सेलेक्ट करना है, पोलर। अब अगर मैं प्रोटिक की चॉइस की बात करूं, तो प्रोटिक में आपके पास वाटर हो गया एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वैसे जितने भी आपके इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे प्रोटिक सॉल्वेंट ही होते हैं। तो आयोनाइजेशन करना किसी भी ग्रुप का, इसके लिए आइडियल चॉइस आपके पास क्या है, वाटर है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम वाटर को ले लें। वाटर आपने लिया तो ये आयोनाइजेशन तो बढ़िया से करा ही देगा, लेकिन ये प्रोटिक है तो इसकी वजह से आपको सॉल्यूशन में क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, H3O प्लस, जिसको आप H प्लस भी बोलते हो। अब देखो कि अगर H3O प्लस है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रहेगा आपके मिक्सचर में, और इन दोनों ने रिएक्शन कर दिया तो ऐसा कुछ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया। तो अगर इस सॉल्वेंट के H प्लस ने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर लिया, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और साथ में ये न्यूट्रल भी होना शुरू हो गया। तो आयोनाइजेशन तो ये बहुत बढ़िया से करा देगा, लेकिन हो सकता है आपके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूट्रल बना दे, ताकत भी कम कर दे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर दे। तो अब अगर मैं देखूं तो मैं पुराने अगर फैक्टर पे आता हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हो कि जब मैं रेट की बात करूंगा, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे आरडीएस में आता ही नहीं है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाए या थोड़ी सी कम हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि SN1 के लिए आइडियल चॉइस आपका क्या है, सॉल्वेंट शुड बी पोलर एज वेल एज प्रोटिक। अब यहाँ पे रेट का एक फॉर्मूला होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन करना है
ये पोलैरिटी जितनी ज़्यादा बेटर होगी उतना इजीली हो जाना चाहिए। और पोलैरिटी किसी भी सॉल्वेंट की या तो आप मेजर करते हो डाइपोल मोमेंट से, और या फिर यहाँ पे एक पैरामीटर लेके आते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइपोल मोमेंट हायर होगा, सॉल्वेंट का तो रेट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर होगा तो भी रेट ज्यादा होगा। तो ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो SN1 में रेट को प्रॉपरली अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 पे। अब देखो कि जो आपने रिएक्टेंट लिया हुआ था वो अगर उसमें कायरल कार्बन है तो प्रोडक्ट आपको दो तरीके के मिल रहे हैं। मैं वापस से लेके आता हूँ आपको स्टेप नंबर 2 पे। इस रिएक्शन में सेकंड स्टेप में अगर ये कार्बन कायरल होता, दैट मीन्स कि R1 R2 R3 अलग होते, तो ये दो रिजल्ट मिलते, जिसमें से अगर मैं एक को डी बोलता तो दूसरा एल होता, एक को अगर मैं एल बोलूंगा तो दूसरा हो जाएगा डी। तो ये पाथ 1 से अगर मैं बात करूं तो ये लीविंग ग्रुप के अपोजिटली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो ये इन्वर्टेड तरह का प्रोडक्ट हो गया। और ये लिविंग ग्रुप वाली साइड में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को लगा रहा हूं तो एक इन्वर्टेड है तो दूसरा जो है ये वो क्या हो गया, रिटेन। तो कार्बन अगर कायरल है तो आपके पास दो तरह के रिजल्ट बनेंगे, जिसमें से एक होगा रिटेन्ड और एक क्या होगा, इन्वर्टेड। या फिर इनको आप मिरर इमेज आइसोमर का पेयर बोल सकते हो, डी और एल। तो प्रोडक्ट दो बनेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट एक मिक्सचर की फॉर्म में बनेगा, और डी और एल के या मिरर इमेज एनेंसोमर के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो प्रोडक्ट बनेंगे इन फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर कार्बन कायरल रहा तो प्रोडक्ट SN1 का बनेगा इन फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहां से आपके देखो IIT मेंस में या आपके नीट में भी क्वेश्चन बने हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है परसेंटेज रेसिमाइजेशन। मैं किस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, SN1 की। अब देखो कि अगर डी और एल ये दोनों बिल्कुल इक्वल बन गए तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन आप कितना बोलोगे, दोनों बराबर हैं तो एब्सोल्युटली इनएक्टिव हो जाएगा, परसेंटेज रेसिमाइजेशन शुड बी 100%। लेकिन अगर डी और एल बराबर ना हो, या तो डी ज्यादा हो या एल ज्यादा हो, तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन हमेशा मिलेगा लेस देन 100। तो कहानी होता है कि SN1 में रेसिमाइजेशन हम 100 माने या लेस देन 100 माने। तो प्रैक्टिकली कंडीशन ये बोलता है कि डी और एल कभी बराबर नहीं बनते। अगर रिटेन ज्यादा है तो इन्वर्टेड कम, इन्वर्टेड ज्यादा है तो रिटेन कम। कौन ज्यादा कम है ये भी अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन नॉर्मली 100 से कम मिलेगा। और अगर हम आइडियल की बात करूं तो मैक्सिमम आप SN1 रिएक्शन में कितना रेसिमाइजेशन कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा चेंज ना करो, नियरली 82। तो रेसिमिक मिक्सचर बना, लेकिन परसेंटेज रेसिमाइजेशन 100% नहीं हुआ, डी और एल बराबर अमाउंट में नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाता है कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन अगर आपको बढ़ाना हो, दैट मीन्स कम बन रहा हो और मुझे इंक्रीज करना हो, तो मैं ये काम करता कैसे हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट बने थे डी और एल, ये इसलिए बने थे कि आपका इंटरमीडिएट कैटायन बना, क्योंकि इसी में दोनों जगह 120 अटैक करने के लिए स्पेस था आपके पास। तो जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन आप बनाओगे उतना ही कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने जो आप हो सकता है आपको नीट में डायरेक्टली नजर भी आए, परसेंटेज रेसिमाइजेशन का ऑर्डर लिखो, तो आप ऑर्डर लिख दो कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का। और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की अगर मैं बात करूं तो 3210 याद है ही अपने को। तो ये ऑर्डर अपने सामने सीधा सीधा आ जाएगा, 3210 परसेंटेज रेसिमाइजेशन का। तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन हो या SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो, ये हमेशा इक्वली होते हैं। तो अभी वाला जो लेक्चर है इसको यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट जो अपने एपिसोड्स होंगे 9, 10, 11, इसमें हम सारे तरीके की SN रिएक्शन को स्टडी करेंगे, SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAR। तो अब एग्जाम की डेट अगर आ गया तो अपने प्रिपरेशन के लेवल को अपने को सीरियस मोड में लेके आना पड़ेगा। अभी तक हमने पूरे साल में ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स करके बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन ये भी श्योर है कि जो एफिशिएंट अपने ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स वो जगह वास्तव में अगर सीरियसली देखा जाए तो कम भी हैं जिनको पढ़ के हम ऑनलाइन अपने एग्जाम को क्रैक कर लें एक अच्छी रैंक के साथ। तो इन बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि क्या करना चाहिए अगर एग्जाम में अपने 2-3 महीने बचे हों और हमें सिलेक्शन के लिए डर तो लगता ही है, लेकिन वो डर को खत्म करके हमें रैंक तक अगर पहुंचना हो तो क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ये सारी बातें करेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स कीजिए अगर कोई टॉपिक अपने को रिक्वायर्ड हो, जैसे SN1 में किसी एक रिक्वायरमेंट पे या कमेंट पे पढ़ा रहा हूँ। अगर जयपुर या जयपुर के आसपास के आप स्टूडेंट्स हैं तो ऑफलाइन बैचेस भी अपना एक 10th ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ है। एक नेक्स्ट फेज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी 20th मार्च के आसपास। तो आप डायरेक्ट ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑफलाइन का जो एक डिस्क्रिप्शन है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, वी एडुकेटर नाम से ही। जो एड्रेस है, जो फोन नंबर्स हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर अभी के लिए तैयारी को इसी तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।